Hello and Jai Hind student. Let's begin an important chapter in physics, current, electricity. हाँ, मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये चैप्टर पूरा, फुल चैप्टर वन शॉट में मैं आपके साथ फिनिश करने जा रहा हूं और इसके बाद और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये पूरा वीडियो एंड तक देख लिया। हाँ, न्यूमेरिकल के साथ। लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो जब भी बात आती है बिजली की, करंट की, तो आपको अपने घर में दिखने वाले बल्ब, ट्यूब लाइट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिखाई देने लगते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक नेचर की भी होती है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। हाँ, वो बिजली जो झटका मारती है तुमको, उसकी बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं करंट शब्द की। द वर्ड करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कीवर्ड याद करिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, अब पूछेंगे सर चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, बस उसको कहते हैं चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो क्या है करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब रेट वर्ड आ जाए कहीं पर भी, हाँ, जब ये रेट शब्द आ जाए कहीं पर भी, तो आप समझ जाया करिए अपॉन टाइम। तो किसका टाइम? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो इसीलिए फॉर्मूला बन गया चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज चार्ज इज क्यू अपॉन टाइम। और क्या है ऐसा यूनिट करंट का? एम्पियर। और अगर आपसे डिफाइन करने के लिए आ जाए 1 एम्पियर, तो कह देगा डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ करंट, तब आप कहेंगे करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इन 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, आपने डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको डेफिनेशन इस फॉर्मूले से पता कर लेनी है। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक की करंट क्या है। हाँ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए कि किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितने पार हो रहे हैं, तो भी हम करंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और वो फॉर्मूला होगा I इज टू क्यू अपॉन टी। और यहां पर Q के लिए फॉर्मूला हो जाएगा N इंटू ई। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, पोटेंशियल, ये टर्म बहुत बार आ रहा है और आगे भी बहुत बार आएगा। तो क्या है? पोटेंशियल डिसाइड करता है फ्लो, डायरेक्शन डिसाइड करता है। हाँ, और आम जिंदगी में पोटेंशियल तुम्हारी काबिलियत होती है। तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रिकल स्टेट की बात करते हैं, अब ये क्या होता है पोटेंशियल, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल पहले समझते हैं। 2 बॉडीज हैं, एक में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मतलब एक में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल, और जिसमें डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं हायर पोटेंशियल। तो अब इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर दिया जाए तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होगा। इसे हम क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल, अब वर्ड आ गया फिर से, पोटेंशियल डिसाइड करता है, हाँ, पोटेंशियल डिसाइड करता है रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, सो पोटेंशियल इज अ इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, कीवर्ड क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज when two conductors are either kept in contact or joined। तो कंडक्टर्स को अगर ज्वाइन किया गया तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, ये कौन बताएगा? पोटेंशियल बता देगा। हाँ, अब कन्वेंशनली, हाँ, जब हम करंट की कन्वेंशनल बात करते हैं तो करंट का फ्लो कहां से कहां होता है? करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। देखा, फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हैं तो हाई टू लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की बात कर रहे हैं, जो अभी बात किया था, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो,
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है लो पोटेंशियल से, मतलब जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां तक जाना, जहां डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। होगा भी यही, जहां हाई टेम्परेचर है वहां से बॉडी क्या करती है, लो टेम्परेचर तक क्या करती है, मूव करती है, टेम्परेचर शिफ्ट होता है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी है। अब आता है कैसे मेजर करते हैं, अगर वर्क से मेजर करना हो तो, अगर वर्क से कंपेयर करना हो पोटेंशियल को, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। यू शुड नो दिस डेफिनेशन। क्या है पोटेंशियल? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। चलो मैं आपको दिखाऊं इसको, स्क्रीन पे आप देखें क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, ये है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको इंफिनिटी से दैट पॉइंट तक ले जाना है। सर ये इंफिनिटी क्या होता है? अरे भाई, जहां आपको पता ना हो कि कहां से आना है उसे कहते हैं इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से एक पॉइंट तक पहुंचाना है, मान लेते हैं यहां पहुंचाना है, ठीक है ना। तो फ्रॉम यूनिट चार्ज को लेके कैरी करना, इस वर्क को कहते हैं हम लोग, हाँ, इसको कहते हैं पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो पता चल गया कि पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज, ये तो समझ में आ गया। पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर? तो ये जो दो पोटेंशियल्स क्रिएट दिखाई दे रहे हैं, ये रहा, ये और ये मैंने अलग कर दिए, तो यहां से यहां तक का जो मूवमेंट है इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज, हाँ, तो यहां पर ए और बी क्या कर रहा है, एक डेफिनाइट पॉइंट है जहां से पोटेंशियल मेजर हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा था, इनफाइनाइट से। यही है डिफरेंस दोनों में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सो सिंबल भी उसी से बन जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज। और डिफरेंस वर्ड आ गया तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड आ जाएगा, तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, वो 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। और क्या है इसका एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्ट, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी देख लीजिए, 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या कीवर्ड है? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। चलिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हाँ, आपके रूम में जो फैन लगा हुआ है, जरा ऊपर देखिए तो, हाँ ऊपर देखिए फैन लगा हुआ है, आपको ठंड लग रही है, आप क्या करते हैं? क्या कहा? रेगुलेटर से फैन को स्लो कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, आपके फैन का जो रेगुलेटर होता है, हाँ जो वॉल में लगा हुआ छोटा सा, हाँ आजकल तो शायद रिमोट से भी आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। जी, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, नतीजा क्या होता है, करंट कम पहुंचती है, फैन स्लो चलता है। तो रेजिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मिलने वाली रुकावट। तो आप सर पूछेंगे सर ये रेजिस्टेंस आ कहां से रहा है? सर कहां से रेजिस्टेंस आ रहा है? देखिए, जब कोई वायर में करंट फ्लो नहीं कर रही है, जब नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस करके पॉजिटिव आयंस हैं और नेगेटिव करके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपस में ही जिगजैग मूव कर रहे हैं, अर्थात रेजिस्टेंट शो कर रहे हैं। पर जैसे ही एक सेल से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया, देखिए एक प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हाँ, अब वो कोलाइड ना करके एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर जा रहे हैं। तो यही कारण है, यस यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मेटल जो होता है उसमें कम रेजिस्टेंस होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्मूथली फ्लो कर जाते हैं। चलिए रेजिस्टेंस के कुछ और फैक्टर्स जाने कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, अगर जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और थिकनेस पे डिपेंड करता है। हाँ मैंने कहा था कोई थिक जगह होगी, कोई चौड़ा सड़क होगी, तो वहां जाम कम लगेगा, आप गाड़ी बड़े आराम से चला पाएंगे। सेम इलेक्ट्रॉन पे भी अप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर जाएंगे अगर वायर थिक होगी।
तो इनवर्स रिलेशन है। और किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कंडक्टर पे। हाँ, हर मटेरियल का अपना खुद का कॉन्सेंट्रेशन होता है, खुद का अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। अब मुझसे लेड के बारे में पूछोगे तो मैं कहूंगा वो एक पुअर कंडक्टर है। बाकी कॉपर के बारे में पूछोगे, सिल्वर के बारे में पूछोगे, मैं कहूंगा गुड कंडक्टर है। और डिपेंड किस पे करता है रेजिस्टेंस? लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सोचिए कहीं पर हाई टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो चांसेस ऑफ कोल्यूजन इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही कोलाइड करेंगे तो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है टेम्परेचर हाई कर देंगे, रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा। आइए एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। कीवर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। करंट इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, या वाइस वर्सा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, रेजिस्टेंस को क्या कर देना है? इस पे कांस्टेंट कर देना है। और टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशंस क्या रहती हैं? कांस्टेंट। कीवर्ड है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और सिंबॉलिकली V इज इक्वल टू IR। ये एक फॉर्मूला जरूर आपको दिख रहा होगा, V इज इक्वल टू IR, पर ये एक नहीं है, 3 फॉर्मूले हैं, क्योंकि इसी से I भी डिराइव हो सकता है। I का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन R, और या तो R का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन I। V पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा R इसमें कांस्टेंट है। और अगर I वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, I वर्सेस V ग्राफ, I दैट इज करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है सेंटर पे, ये लाइन जो है रेजिस्टेंस की लाइन है। हाँ, रेजिस्टेंस का इनवर्स की लाइन है। आप कहेंगे सर किसकी लाइन है? तो मैं कहूंगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, मतलब कंडक्टेंस की लाइन है। ये लाइन क्या शो कर रही है? कंडक्टेंस। व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट? तो द स्लोप हेयर रिप्रेजेंट्स कंडक्टेंस, क्योंकि यहां पर आपको जो मिलेगा वो डिफरेंस ऑफ V मिलेगा, और यहां जो मिलेगा वो डिफरेंस ऑफ I मिलेगा। और आपको फॉर्मूला बताना चाहिए V इज इक्वल टू IR। सिंस यहां पर I जो है आपके पास y एक्सिस पे है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन R आ जाएगा। दैट मीन्स एक लीनियर ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो कुछ ऐसे भी बन सकती है स्ट्रेट लाइन, और या तो लाइन ऐसे भी बन सकती है। मैं 3 नाम दे दूं, A B C। बताइए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें है? तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा जो लाइन सबसे ऊपर होगी, सबसे स्टीप लाइन होगी, उसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा स्टीप लाइन होगी, V वर्सेस I ग्राफ की बात कर रहा हूं। कौन से ग्राफ की बात कर रहा हूं? V वर्सेस I ग्राफ की बात कर रहा हूं। और I वर्सेस V ग्राफ जो कि हमारे केस में है, वो क्या शो करेगा? उसकी स्लोप शो करेगी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रिवर्सल होता है। V वर्सेस I ग्राफ, V वर्सेस I ग्राफ, ये ग्राफ क्या शो करेगा? रेजिस्टेंस। और हमारा जो ये ग्राफ है ये क्या शो करेगा? कंडक्टेंस। क्लियर है? हाँ, तो कंडक्टेंस का सिंबल भी आपको मिल जाना चाहिए। हाँ, कंडक्टेंस इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंबल नहीं, SI यूनिट। रेजिस्टेंस का SI यूनिट तो आप जानते हैं। हाँ, आप तो जानते हैं रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम, और इसका ठीक उल्टा होता है महो। क्या नाम होता है? ओम का उल्टा कर दो महो। देखिए MHO। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट भी आ गया आपके पास। आगे बढ़ जाते हैं और आगे आपको ले चलते हैं अगला टॉपिक, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर के बाद। तो अगर किसी ग्राफ से ही देखना हो कि ओमिक रेजिस्टर है कि नहीं है, तो मैंने कहा बहुत आसान है। आपने V वर्सेस I ग्राफ देख लिया, क्या
V वर्सेस I ग्राफ देखा और ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, जिसे हम कह रहे हैं लीनियर नेचर ऑफ लाइन दिखाई दे रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है रेजिस्टेंस को। और अगर I की जगह V की जगह I वर्सेस V ग्राफ देख लिया, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है कंडक्टेंस को। क्लियर है? अब लाइन कैसी है दोनों में? स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, तो इसीलिए कई बार इसको लीनियर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो जो रेजिस्टर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उसे हम कहते हैं ओमिक रेजिस्टर्स। कौन कर सकता है? जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, स्पेशली सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, स्पेशली गुड कंडक्टर्स, हाँ अल्यूमिनियम वायर हो गया, ये सब क्या है? ओमिक रेजिस्टर्स है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। पर क्या सारे सब्सटेंस ओबे करते हैं? जवाब है नहीं। तो नॉन ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे न करे, एग्जाम्पल है एलईडी, एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर। ग्राफिकली अगर प्लॉट करेंगे तो देखेंगे V वर्सेस I ग्राफ में कि इसके ग्राफ कैसे बनेंगे? कर्व्ड बनेंगे। ये जो कर्व्ड लाइन होगी, चाहे ऐसे भी हो सकती है, ये कर्व्ड लाइन इंडिकेट करती है कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। लाइट एमिटिंग डायोड, LED। हाँ, आजकल हर घर में LED बल्ब लगे हुए हैं। अगला वर्ड आ रहा है सुपर कंडक्टर। हाँ, जैसे आप सुपर स्टार हैं, वैसे ये सुपर कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। एट अ वेरी लो टेम्परेचर कुछ मेटल्स क्या करते हैं? कंडक्टेंस ही करते हैं, हाँ रेजिस्टेंस करते ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसा संभव हो गया तो कंप्यूटर्स की साइज छोटी हो जाएगी, और इवन इतने छोटे हो जाएंगे कि कुछ सेंटीमीटर में हो जाएंगे। और जो बड़ी बड़ी पावर केबल्स जा रही हैं, जो पावर लाइंस जा रही हैं, ट्रांसमिशन लाइंस जा रही हैं, उनके लिए भी एक थिन वायर से ही काम हो जाएगा, बहुत मोटी थिक वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी लाइन? अरे वो भाई हाई टेंशन वायर, जो आप हाईवे से निकलते हैं, जब आप ट्रेन में से जा रहे होते हैं, देखते हैं नहीं, बड़े बड़े पोल्स पे, बड़े बड़े खंभों में ऐसे राउंड राउंड सी वायर जा रही होती है, ध्यान दिया होगा आपने, वही वायर है हाई टेंशन वायर। बहुत थिक वायर होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि उन्हें बहुत हाई वोल्टेज ऑफ करंट को ट्रांसमिट करना होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रही होती है उसमें, इसीलिए मोटी तार चाहिए होती है। सुपर कंडक्टर होता तो यस, एक पतली सी तार। आइए, अगला शब्द जो रेजिस्टेंस से मिलता हुआ नजर आता है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये क्या है? देखिए, मिक्स मत करिएगा। रेजिस्टेंस अगर किसी एक यूनिट लेंथ का, किसी एक यूनिट एरिया का मेजर कर दिया जाए, किसी भी मटेरियल का, वो सिल्वर का हो, कॉपर का हो, किसी भी डिवाइस का हो, किसी भी मटेरियल का हो, तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पानी का फिक्स्ड वैल्यू है ना, वो चेंज तो नहीं होता ना पानी का। जब भी प्योर वाटर होगा तो 100 डिग्री में बॉईल करेगा, इसीलिए जब भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कॉपर का होगा तो हमेशा सेम होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि एक स्पेसिफिक लेंथ का और एक निश्चित एरिया का मेजर किया गया। आइए, रेजिस्टेंस के साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद आ रही थी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। आई थिंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंबॉलिकली देखेंगे, आप ध्यान दीजिए, पूरे चैप्टर का फॉर्मूला मैंने आपके लिए हाईलाइटेड किया हुआ है। ये रहा सिंबल रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, ये जो P टाइप का दिखाई दे रहा है, ये P नहीं है, ये रहो है। क्या क्या क्या? ये जो P टाइप का सिंबल दिख रहा है, ये ऐसा P, ये P नहीं है, RHO, रहो। अरे सारे नाम ऐसे ही हैं, जैसे महो पढ़ा था आपने, कंडक्टेंस का सिंबल महो, वैसे इसका है नाम है रहो, RHO। चलो, ये P टाइप का दिख रहा है, इसका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टिविटी अपॉन लेंथ अपॉन एरिया। अब इससे हम P दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये रहा फॉर्मूला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्या होती है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होती है किसी वायर की जिसका मटेरियल का लेंथ फिक्स है, यूनिट है फिक्स, और इसकी एरिया भी एक फिक्स यूनिट है। मैंने कहा दोनों 1 1 होती है बेसिकली, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट पूछोगे तो मैं कहूंगा ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। और इसका ठीक इसका रिवर्स होने वाला है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होने वाला है कंडक्टिविटी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
और इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम पर मीटर, या पर ओम को सेमन भी बोलते हैं, सेमन मीटर। ठीक है, अब आता है चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। आपको कौन से मटेरियल की वायर यूज करनी चाहिए किसी पर्टिकुलर काम के लिए, ये कैसे डिसाइड होगा? हाँ, उसकी रेजिस्टिविटी से हम पता कर लेंगे कि कौन सी वायर लगेगी। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए। चलिए एग्जांपल देता हूं, अगर आपके घर में बिजली के कनेक्शन कर रहे हैं, हाँ, जो घर में बिजली की तारें पड़ी हुई हैं, आपके घर में बिजली की तार पड़ी हुई है अंदर, हाँ, आपका जब घर बन रहा था तो वॉल के अंदर ही क्या हो गया, यस, आपकी दीवालों के अंदर ही ट्यूब फिट कर दिए गए हैं जिसमें वायर पुट कर दी गई है, और फिर वो ट्यूबलाइट्स पंखों को दिख रही हैं, हाँ, उसको सप्लाई कर रही है करंट। तो अगर कनेक्शंस के लिए चाहिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए चाहिए, तो आपको नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस वाली वायर लेनी चाहिए। आप ज़्यादा बेटर होगा कि घर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर यूज़ करिए, और बाहर है, हाँ, बाहर भी तो है, जो खंभों में तार है वो ट्रांसमिशन वाली है, वो एल्यूमिनियम की। कैसा रेजिस्टेंस होता है? नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। और जो वायर जिसमें आपको बहुत रेजिस्टेंस चाहिए, कुछ उसका एग्जांपल दूं तो उसका एग्जांपल है निक्रोम, मैग्नेलिन, हाँ, और कॉन्स्टेंटिन। ये सब एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल हैं जो रेजिस्टेंट ही वायर हैं, अर्थात ये बहुत हाई हीट प्रोड्यूस करते हैं जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्योंकि उनको फ्लो नहीं करने देता। फ्यूज वायर की बात करते हैं, हाँ, घर में जो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हर लाइव वायर के साथ जहां पे कनेक्शंस हैं वहां जोड़ा गया है। रूम वाइज भी लगाते हैं लोग, और आपके घर में बिल्डिंग वाइज भी लगा हुआ है, हाँ, आपके घर के एंट्रेंस में लगा हुआ है। फ्यूज वायर एक छोटी सी वायर होती है जो लेड और टिन की बनी होती है। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है? ताकि जैसे ही हाई वोल्टेज करंट आए, क्या हो जाए, ये वायर मेल्ट हो जाए। फिर आता है टंगस्टन की वायर। कहाँ यूज करते हैं? अरे भाई, पहले बल्ब यूज हुआ करते थे, हम लोग पहले जो पीले रंग का बल्ब यूज करते हैं, आजकल तो आपके घर में भी शायद मुझे लगता है बल्ब नहीं यूज कर रहे हैं, हाँ, आजकल हम लोग एलईडी यूज कर रहे हैं या सीएफएल यूज कर रहे हैं। तो पहले जो बल्ब होते थे जो येलो लाइट छोड़ते थे पहले, हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जो फिलामेंट लगा हुआ है टंगस्टन का लगा हुआ है। तो टंगस्टन का क्यों लगाया? क्योंकि वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी वो मेल्ट नहीं होता है टंगस्टन, और हाई रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस हाई है तभी तो गर्म है, पर बहुत सारी हीट और बहुत सारी लाइट देता है। एक और वायर का जिक्र करना जरूरी है, निक्रोम वायर का। क्या इस बार विंटर में आपने हीटर चलाया था? अगर आपने अपने रूम को गर्म करने के लिए हीटर जलाया था, तो हीटर के ऊपर जो वायर जो रोशनी दे रही थी और हीट दे रही थी, वो निक्रोम वायर थी। क्या आपके घर में टोस्टर है पक्का? तो टोस्टर में भी क्या लगा है? टोस्टर के अंदर, हाँ, इवन गीजर के अंदर, और पानी का आजकल गर्म केटल आ गया है, गर्म पानी करने लगा, उन सबके अंदर लगी है ये निक्रोम वायर। ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंट वायर होती है और टेम्परेचर भी बहुत हाई बर्दाश्त कर सकती है। आइए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। ठीक है, पहले हम एग्जांपल्स के साथ सारा टॉपिक समझेंगे, सारे फॉर्मुलेस समझेंगे, और फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, अब आ रहा है वर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने की ताकत। अगर सोचिए आपके पास एक कोई सेल हो, हाँ, कोई सेल है आपके पास, बैटरी है, आपने इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया है, अर्थात कोई इसको तार से कनेक्ट नहीं किया, नो सर्किट इज कंप्लीट। अब इसके अंदर जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा? इसी का नाम है ईएमएफ। तो ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, पर कब? व्हेन द सर्किट इज ओपन, हाँ, जब उसको क्या कर दिया, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं दिया गया। तो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, जब उसमें से करंट आप निकाल नहीं रहे हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा ईएमएफ। हाँ, समझ गए ना? सेल में से आप करंट निकाल ही नहीं रहे हैं। आपके पास नई घर में बैटरी आई है, हाँ, घर में जो बैटरी लगी हुई है जिसपे इन्वर्टर चलता है आपका, है ना, घर में बड़ी बड़ी बैटरियां लगी हुई हैं। सोचिए अभी नई बैटरी आई है, किसी से कनेक्ट नहीं किया गया है, उस समय जो उसका वोल्टेज होगा वही कहलाएगा। तो ईएमएफ का सिंबल है, ये ई टाइप का बना हुआ है, एपल्सन इसे बोलते हैं, और ईएमएफ का यूनिट भी है वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। और ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है? तो ईएमएफ डिपेंड करती है मटेरियल पे, ईएमएफ डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर पाया जाने वाला कंडक्टिंग लिक्विड। देखना चाहते हैं? आइए देख लें
ये रही एक सिंपल वोल्टाइक सेल, ये रहा एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसे हम कहते हैं एनोड, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल जिसे हम कहते हैं कैथोड। तो इसके बीच में यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ है इनके बीच में, ये लिक्विड क्या है? यही लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट। ये लिक्विड भी क्या करता है? ये लिक्विड भी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करता है। तो इस लिक्विड के मदद से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, और मूव करके इंटरनली मूव करते हैं। इंटरनली मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। ये जा रहा है, देखिए आप ई लिखा मैंने। तो ये इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करते हैं ईएमएफ, ठीक है। अब किस पे डिपेंड नहीं करता है ईएमएफ? ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है कि इसके शेप क्या होंगे। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐड याद कर लीजिएगा। एनोड में एडी, ऐड वर्ड लिखा हुआ है, इससे याद आ जाएगा कि इसका सिंबल पॉजिटिव होगा। तो इसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और कितना इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, इन तीनों पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर कोई टिपिकल डेफिनेशन ईएमएफ की है, तो ईएमएफ ये भी बताता है कि कितनी एनर्जी लगी, कितना वर्क डन लगा चार्ज को मूव करने में, एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में, वो भी पूरे कंप्लीट द सर्किट। ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड क्या है इसमें, मैं इसको पूछूंगा, कंप्लीट दी, अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल, पूरा इंटरनल को लेकर के, दैट इज कॉल्ड एज एमएफ। सिंबल के रूप में ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यही बताया आपको डेफिनेशन में। यहां एक और फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ईएमएफ इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में आई प्लस आर। सर ये क्या मतलब हुआ? ये आर क्या है, ये आर क्या है? ये एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और ये छोटा आर क्या है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सर एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है? अभी मैंने दिखाया कि एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये रहा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो छोटा आर होगा, पर ये जो बाहर लगा है वायर, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, ये क्या होगा? कैपिटल आर। समझ गए? तो दोनों रेजिस्टेंस को प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय आई कर दीजिए। सर ये फॉर्मूला आया कैसे? अरे ये फॉर्मूला ओम्स लॉ है भाई। नहीं यकीन हो रहा है? मैं ओम्स लॉ लिखता हूँ, अभी यकीन हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ V ना लिख करके क्या लिख दे रहे हैं? ये लगा दे रहे हैं, एपिल्सन लगा दे रहे हैं। एपिल्सन क्या है? एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V ना लिख करके यहाँ पे लगा दिया E, और I तो अपनी जगह है, R के बदले लगा दिया टोटल रेजिस्टेंस। बस फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल है। आइए, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? तो जब सेल को कनेक्ट कर दें, सर्किट कंप्लीट कर दें, तो क्या होगा? अब जो करंट निकलेगी उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज सिंबल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो वर्क पर यूनिट चार्ज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज अराउंड द सर्किट। देखिए कीवर्ड क्या है? अराउंड द सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल। कीवर्ड याद कर लीजिए, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। का मतलब ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, मान लीजिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो इसके यहां अराउंड, इसके अंदर को इंक्लूड नहीं करना है, सेल के अंदर का वोल्टेज नहीं लेना है। कहां लेना है? इसके अराउंड, इसके चारों तरफ, बाहर। तो फॉर्मूला भी बन जाएगा इसी से। एक है टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज, एक तो ये पुराना फॉर्मूला है, और दूसरा है V दैट इज टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। यहां पे R क्या रिप्रेजेंट करता है? अगेन ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं इस बार? इंटरनल ले लेना है, क्योंकि आपको अक्रॉस दी, क्या वर्ड है? अक्रॉस दी टर्मिनल लेना है। ध्यान दिया? अक्रॉस दी टर्मिनल सेल्स का मतलब हो गया कि सेल को छोड़ करके, सेल के बाहर से। और एक और फॉर्मूला दे देता हूं, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से छोटा होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ईएमएफ में सेल को कनेक्ट किसी से नहीं किया गया है, एक्सटर्नल किसी वायर से कनेक्ट नहीं किया गया, कोई लोड नहीं लिया जा रहा है उसमें।
ठीक है ना। तो इसीलिए ईएमएफ ज्यादा होता है, उस समय रेजिस्टेंस है नहीं क्योंकि, तो ईएमएफ ज्यादा होता है। तो ईएमएफ में से अगर वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दिया जाए, जितना वोल्टेज लॉस हो रहा है माइनस कर दिया जाए, जो बचेगा वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर? सिंबल है ये, ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ के लिए और आई आर किसके लिए है, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज का फॉर्मूला अगेन, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप यहां पे हो रहा होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, दैट इज फॉर्मूला आई इंटू आर। देखा आपने स्मॉल आर लिखा है, मैंने स्मॉल आर इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। आइए, इंटरनल रेजिस्टेंस आपने देख लिया है, अब समझते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो जब करंट फ्लो करती है तो करंट फ्लो करती है एनोड टू कैथोड, पर ये तो फ्लो करती है एक्सटर्नली। इंटरनली जब फ्लो करती है तो कैथोड टू एनोड। गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया तो उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देंगे आप मेरी इस बात पर। फिर से देखिए, मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें कुछ छेड़छाड़ करनी है। हाँ भाई, उसमें थोड़ा फेरबदल करनी है। ध्यान से देखिए फिर से, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने आपके लिए, इससे और क्लियर हो जाएगा, अब आप नहीं भूलेंगे। ये रही पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड, नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं कैथोड। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर बाहर से करंट फ्लो कर रही है तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये रहा एक्सटर्नल, मैंने अभी इंटरनल भी दिखा दिया था। नहीं, इंटरनल तो यहां से यहां सर्किट कंप्लीट होगा। देखिए, ध्यान दीजिए पूरी बात को, अब नहीं भूलेंगे। चलिए, तो अब ये मिस्टेक क्लियर हो जानी चाहिए। क्या चीज, कि कैथोड टू एनोड इंटरनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। किसकी मदद से फ्लो करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट में। ये जो यहाँ पे लिक्विड कंडक्टर है इसके अंदर, हाँ, इस इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करते हैं। और ये तो प्योर होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है एकदम जीरो रेजिस्टेंस वाला होगा। तो इसमें जो रेजिस्टेंस मिलता है इलेक्ट्रोलाइट में, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को, इस करंट के फ्लो करने पे, इसका नाम रखा गया इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंबल भी छोटे आर से रिप्रेजेंट किया गया है। सिंबॉलिकली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो मैंने बताया इसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। जब भी करंट निकालेंगे इसमें से, तो जब भी करंट इस्तेमाल करेंगे, इसकी सर्किट कंप्लीट करेंगे, कुछ ना कुछ वोल्टेज इसकी वजह से कम होगा। और फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल v इज इक्वल टू आई आर। क्या चीज, स्मॉल v इज इक्वल टू आई आर। सिंबॉलिकली देखिए छोटा r लिखा हुआ है। वैसे एक बार और बता दूं कि ईएमएफ बड़े V और छोटे v से मिलके बना है। बड़ा V टर्मिनल वोल्टेज और छोटा v वोल्टेज ड्रॉप, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका टोटल क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। और या तो मैंने कहा ये टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना हो तो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, V दैट इज टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। अब आप नहीं भूलेंगे, मैं इसका श्योर गारंटी लेता हूं। चलिए एक और चीज समझते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है सरफेस एरिया ज्यादा होगी इलेक्ट्रोड की तो रेजिस्टेंस कम होगा। और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोड्स दूर दूर होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्योंकि मटेरियल किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है। लास्ट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आइए, रेजिस्टेंस तो आप जान गए, क्या रेजिस्टेंस की टाइप्स होते हैं। तो अगर रेल की गाड़ी का डब्बा आपको याद होगा, हाँ, एक डब्बे के पीछे दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे के पीछे तीसरा डब्बा, तीसरे के पीछे चौथा डब्बा। हाँ, कोचेस जो लगे होते हैं सब क्या है, वन कोच एंड अनदर कोच बिगिन, अनदर कोच एंड नेक्स्ट कोच बिगिन, इसी को हम लोग कहते हैं सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कब चाहिए होता है, देखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज तब चाहिए होता है जब आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज रखना चाहिए। एक की वर्ड है, जब रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करते हैं तो उसमें करंट इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहती है, करंट चेंज नहीं होती है, आई कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या चेंज होता है, इसमें वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
अब आप पूछेंगे सर इसका क्या मतलब है? हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, ये पढ़ा था हमने। हमें यही ध्यान देना है कि इसका टोटल वोल्ट निकालना हो, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सम ऑफ वोल्टेज, इसका वोल्टेज R1 का, R2 का और R3 का। वोल्टेज निकालने के लिए क्या लगाएंगे? पहला फॉर्मूला बताया V इज इक्वल टू आई आर, ये रहा। और क्योंकि मैंने बताया I वैल्यू चेंज नहीं होती है, रेजिस्टेंस इन सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा IR1, यहाँ पे क्या लग जाएगा IR2 एंड सिमिलरली IR3। ध्यान से देखिए तो आपको I कॉमन दिखाई देगा, इसमें I को कॉमन कर दीजिए, आपके पास ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर यहाँ पर I क्या हो जाएगा, सिंबल से कट जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस इन सीरीज इज समेशन ऑफ टोटल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। बस सिंपली क्या करना है, जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं अगर सीरीज में है, एक के बाद एक है, तो बस आप उसको ऐड कर दीजिए। चलिए पैरेलल की बात करने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सारे के स्टार्टिंग पॉइंट्स एक ही जगह हैं। ये पहला रेजिस्टेंस है R1, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट A है। दूसरा रेजिस्टेंस है R2, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी A है। तो तीसरा रेजिस्टेंस है R3। अरे सबके स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम पर हैं और सबके एंड पॉइंट भी सेम जगह पे है, बस इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होगा, इस बार ठीक अपोजिट केस होगा। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो चेंज क्या होता है, करंट। I इज वेरिएबल, और I कैसी आती है, I वेरिएबल तो होती है, बट I आता है, करंट आता है, पहले का करंट, दूसरे का करंट और तीसरे का करंट का सम करके। दैट मीन्स करंट ऑफ R1, R2 और R3, तीनों के करंट को प्लस कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन R, ये हो जाएगा, आपको यही लगाना है V अपॉन R। यहाँ पे लगेगा V अपॉन R1, यहाँ पे लगेगा V अपॉन R2 एंड लास्ट V अपॉन R3। अब आप पूछेंगे सर इसमें V चेंज नहीं हो रहा है सर, क्यों चेंज होगा V कांस्टेंट तो है, मैंने बताया तो कि V कांस्टेंट रहेगा। तो V अपॉन R में V कॉमन कर देंगे तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 और V कॉमन कर दिया, क्या होगा V कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या होता है, रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक सुन लीजिए, रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ध्यान ये देना है कि इसका आंसर जो आएगा उसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तब आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल आएगा। ये सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फटाफट पावर की बात करते हैं। पावर, ताकत नहीं, ताकत नहीं, यहाँ पर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। फिर रेट आ गया सर वर्ड, रेट मतलब टाइम से डिवाइड करो, ठीक है। जब भी रेट वर्ड आ जाए मतलब समझ जाओ अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम। ये तो पहला फॉर्मूला बन गया सर। हाँ, मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया, डेफिनेशन भी दे दी, आपको फॉर्मूला भी दे दिया कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्यों, क्योंकि रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। आइए दूसरी डेफिनेशन देखें, तो पावर इज द रेट इज द वर्क इज डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो इसका मतलब वर्क बोले एनर्जी बोले, क्या है, दोनों सेम है। वर्क और एनर्जी इज सेम। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी एंड इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या दे दिया, P इज इक्वल टू वी आई। सर ये कैसे आया, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला, W का फॉर्मूला है VIT, ठीक है, जिसको हम वर्क बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं। तो अगर VIT यहां लिख दें ऊपर, सोचिए
इमेजिन करिए यहाँ पे क्या लिखा, W के बदले लिखा VIT, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला ये भी होता है VIT, तो इसके बदले अपॉन T लिखेंगे नीचे, तो T कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला VIV हो गया। और एक और फॉर्मूला I स्क्वायर R, वो कैसे आया भाई, V इजिकल टू IR की मदद से आ गया। जहां पर आपका V लिखा था, आप V के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस V के बदले IR पुट कर दीजिए, तो I डबल हो जाएगा। सिमिलरली आप R को I को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तब भी आंसर ये आ जाएगा। क्या पावर आपने कहीं नोट किया है? नोट करिएगा, जब आप कोई डिवाइस खरीदिएगा, कोई बल्ब खरीदिए, हाँ कोई बल्ब खरीद लो, LED बल्ब खरीद लो, जाओ चेक करो उसके पावर से खरीद, बोलो भैया 9 वॉट का बल्ब दे दीजिए, कभी ध्यान दिया आपने? भैया 15 वॉट का बल्ब, जैसे वॉट बढ़ाने लगेंगे, WATT, यही है इसका SI यूनिट, वॉट, जिसको हम जूल पर सेकंड से भी मेजर कर सकते हैं। तो वॉट जो कि SI यूनिट ऑफ पावर है, वो बताता है कितना हाई रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, जितना हाई वॉट का लेंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन होगा। एक इलेक्ट्रिकल यूनिट तो आपने जान लिया, बट मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर भी आपको आना चाहिए, वो है हॉर्स पावर। हाँ, गाड़ियों की शक्ति, कारों की शक्ति को आजकल हॉर्स पावर से नापा जाता है जी, कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है। हाँ, पहले बहुत कॉमनली यूज होता था, अब हॉर्स पावर क्यों यूज करते हैं आप जानते हैं, पहले घोड़े, अश्व शक्ति है ना, उससे नापा जाता था। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। आइए, एक टर्म आ रहा है पावर रेटिंग, ये क्या होता है? तो जब हम डिवाइस खरीदते हैं, मैंने कहा हम कोई बल्ब खरीदते हैं, गीजर खरीदते हैं, तो इसकी पावर पता करते हैं। क्या पता करते हैं? रेटेड विद पावर एंड वोल्टेज, सॉरी पावर एंड वोल्टेज, पावर भी पता करते हैं, वोल्टेज भी। हाँ, आजकल आपने जो मोबाइल का अपना चार्जर लिया है ना, उसको आप बहुत ध्यान से खरीद रहे हैं। आपके मोबाइल का चार्जर कितने वॉट का है? जितने हाई वॉट का होगा उतना तेज तुम्हारा मोबाइल चार्ज करेगा। हाँ, आजकल मोबाइल आ रहे हैं, शायद 15 मिनट में, 20 मिनट में पूरा मोबाइल फुल चार्ज हो जा रहा है और पूरे दिन भर मोबाइल चल रहा है। वो कैसे? उसका वॉट, क्या चीज? उसका पावर। हाँ, और आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास है स्क्रीन पर सामने, देखिए कितने मोटा मोटा, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 67 वॉट। मेरे पास जो ये मोबाइल का चार्जर है, देखिए 67 वॉट का यहाँ लिखा हुआ है, 67W। तो W क्या बता रहा है? पावर रेटिंग बता रहा है। तो डिवाइसेस में पावर रेटिंग लिखी होती है, उससे पता चलता है कि वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितनी शक्ति का है। समझ गया ना? अब ऐसे ही डिवाइस में अगर हम बल्ब का फिलामेंट की बात करें और रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, तो फॉर्मूला लगा देंगे R = V²/P, ठीक है। और अगर सेफ लिमिट ऑफ करंट का मेजर करना होगा तो I दैट इज करंट P/V। आइए, कुछ और फॉर्मुलेज हैं, अगेन वंस अगेन फॉर्मुलेज हाईलाइटेड है, ध्यान दीजिएगा, मैंने हाईलाइट किया है, कलर किया है या अंडरलाइन किया है, बस वही फॉर्मूले आपको करने हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, या मैंने बताया कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल, और एनर्जी को, जिसको हम W के सिंबल में यूज कर सकते हैं, हाँ W वर्क का सिंबल है, एनर्जी के लिए E भी लगा दीजिए चलेगा, इज इक्वल टू QV। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? QV तो पोटेंशियल की डेफिनेशन से आया था, पोटेंशियल की डेफिनेशन में बताई थी, V इज इक्वल टू W/Q, दैट इज वर्क अपॉन चार्ज। याद आया? तो इससे आ गया V × Q, ठीक है। और Q का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, Q का फॉर्मूला होता है I × T, तो जहां Q लिखा है उसके बदले क्या लगा दिया? IT, तो VIT बन गया। हाँ, वर्क का या एनर्जी का फॉर्मूला VIT। उसी तरह से हम V का फॉर्मूला V = IR, ओम्स लॉ लगा दें इसमें, तो ये फॉर्मूले और डिराइव कर सकते हैं। चलिए कुछ और जाने, घर की बिजली के बारे में जाने। जो बिजली आपके मेरे घर में आ रही है, पावर हाउस से आ रही है, हमको उसका बिल देना पड़ता है, पर किस रेट से बिल दें? तो उसका रेट है किलोवाट आवर, मतलब उसका यूनिट क्या है? कहते हैं ना, 1 यूनिट बिजली कंज्यूम किए, 10 यूनिट बिजली कंज्यूम किए, तो क्या बताते हैं? किलोवाट आवर बताते हैं। ये कैसे बना है? 1 किलोवाट × 1 आवर का मतलब है, अगर कोई 1000 वॉट, ध्यान से सुनिएगा, कोई 1000 वॉट का कोई डिवाइस है जिसने 1000 वॉट बिजली लगती है, पावर उसका कितना है? ये, तो ये पावर है, और 1 घंटे तक उसको हम यूज करते हैं। टाइम कितना बताया मैंने? 1 आवर।
तो जितनी एनर्जी, जितनी बिजली लगेगी उसे हम कहेंगे किलोवाट आवर। तो एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया, पावर इनटू टाइम। पावर ये रहा, टाइम ये रहा। हाँ, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर फॉर्मूला कैसे बना, तो मैंने बताया पावर इनटू टाइम। ठीक है, अगर पावर किलोवाट में नहीं है तो वॉट में भी चेंज कर सकते हैं। तो वॉट में अगर पावर है कोई बात नहीं, आप उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, किलोवाट में चेंज जाएगा। हाँ, अगर वॉट में भी नहीं है तो आप पावर का एक और फॉर्मूला होता है VI। पावर का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था VI। सो V इंटू आई कर दीजिए तो भी आ जाएगा, और इंटू टाइम कर लीजिए आवर में। अगेन यहाँ पर क्योंकि जो आंसर आएगा वॉट में आएगा, इसको किलो वॉट में चेंज करने के लिए अपॉन 1000 कर। और अगर बिजली का बिल पता करना है तो बहुत सिंपल है। बिजली का बिल पता करना है तो एनर्जी जितनी हमने निकाली इसमें से, यूनिट में निकला होगा, इसमें किलोवाट आवर में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। हाँ, जो बिजली का बिल हम देते हैं। अब आता है वर्ड हीटिंग इफेक्ट, अर्थात करंट के पास होने से आपने मैग्नेटिक इफेक्ट सुना है कि वो डिवाइस मैग्नेटिकली बिहेव करते हैं जहाँ पे करंट पास करती है। जिस कंडक्टर में करंट पास करती है वो कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक, उसी तरह से वो हीट भी प्रोड्यूस करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इसको मेजर करने के लिए नाम रखा गया है हीटिंग इफेक्ट। फॉर्मूला है H = I²RT। हाँ, इससे जो हीट निकलेगी वो जूल में निकलेगी, इसीलिए इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला गया है। हाँ, जूल नाम के एक महान साइंटिस्ट हैं जिनके नाम से इसको रखा गया है। आइए कुछ न्यूमेरिकल है, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आ गया है, ये रहा पहला न्यूमेरिकल, ये रहा। आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम पे न्यूमेरिकल है। पेन उठा लीजिए, नोटबुक उठा लीजिए, देखने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत है। देखने का मन है तो प्लीज़ ऐसा न करें, देखने से कुछ नहीं होने वाला आपका। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है EMF 2 वोल्ट। आइए लिखना शुरू करें, EMF 2 वोल्ट, एपल्सन होता है सिंबल इसका। और क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, स्मॉल r दिया हुआ है 1 ओम का, डायग्राम में सब बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर रेजिस्टेंस जो दिया था वो दिया है, कैपिटल R दे दिया है 4 ओम। एम मीटर, याद रखिएगा एम मीटर क्या बताती है, करंट बताती है। एम मीटर हेल्प्स टू फाइंड करंट एंड एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान दीजिएगा, आपको एम मीटर और वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, ठीक है, क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है ये वोल्ट मीटर। तो ये दोनों डिवाइस की वैल्यू निकालनी है, करंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक, देखिए आप पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। दिख रहा है आपको। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले केस में व्हेन द की इज ओपन, की ओपन का मतलब क्या है, की ओपन का मतलब है सर्किट कंप्लीट नहीं है, अर्थात करंट पास नहीं हो रही है, नो करंट इज पास्ड। तो जब करंट नहीं पास हो रही है, की ओपन है मतलब समझ गए ना, बटन ऑन नहीं किया, एक तरह से ऐसा समझे, स्विच ऑन नहीं किया है, तो आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, एम मीटर रीडिंग पूछा है, आई पूछा है, और V क्या हो जाएगा, V उस समय दैट इज जब नो करंट इज पास्ड, तो जो सेल का EMF होता है वो आपका V रह जाएगा, तो V हो जाएगा 2 वोल्ट, क्योंकि सेल में क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, सेल का की ओपन है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो EMF ही आपका V बन जाएगा। ठीक है, ये रहा EMF आपका 2 वोल्ट। आइए सेकंड केस, केस नंबर 2 की बात करें। जब की ओपन कर दे, की क्लोज कर देंगे, की इज क्लोज मतलब करंट पास हो रही है, तो करंट पास हो रही है तो पहले हम करंट की बात करते हैं, आई की बात करते हैं। आई निकालने से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, आई का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आई का फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला होता है E अपॉन R प्लस R। क्या फॉर्मूला है, E दैट इज EMF अपॉन R प्लस R। दोनों R को प्लस कर देते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा 2 जो हमारा EMF है, और R प्लस R दैट इज टोटल रेजिस्टेंस, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, 2 अपॉन 5 डिवाइड कर देंगे 0.4 एम्पियर।
करंट आ गया, यूनिट लिखना मत भूलना, नंबर पूरा नहीं मिलेगा। चलिए सेकंड पार्ट में इसका क्या निकालना है, इसका वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज मतलब टर्मिनल वोल्टेज, फॉर्मूला होता है आई आर। क्या फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज का? आई आर। ये कौन सा आर लेना होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आपने आई निकाल दिया है, हाँ आपका आई आ चुका है 0.4 और आर याद रखिएगा इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेना होता है, इंटरनल नहीं लेना होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपके पास 4, तो इंटू 4 कितना आ जाएगा 1.6 वोल्ट। क्या सर दूसरा भी कोई फॉर्मूला हो सकता है? हाँ मैं आपको दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक और फॉर्मूला दे रहा हूँ, आंसर आ गया है, फिर भी दूसरा फॉर्मूला V इज इक्वल टू EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप। EMF आपके पास है 2 और वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? करंट है आपके पास 0.4, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 1, तो 2 माइनस 0.4 सो अगेन 1.6 वोल्ट। दोनों तरीके से मैंने दिखा दिया आपको। क्या निकाला आपने? टर्मिनल वोल्टेज निकाला है। चाहे आई आर लगाइए, दैट इज करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको याद होगा अक्रॉस दी सेल्स बोला जाता है। ठीक है, और या तो ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आता हुआ, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट। आपको बता दिया है बैटरी का ईएमएफ फिर से दे दिया है, और आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि उसका वोल्टेज क्या दे दिया? ईएमएफ दे दिया। ये पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ इज 3 वोल्ट और कह रहा है कि करंट I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, और क्या दे रहा है? वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर कौन सी रीडिंग देता है? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का सिंबल है V। तो आपके पास मिसिंग क्या है? आपके पास मिसिंग है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि EMF किसके बराबर होता है? टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप के लिए छोटा V है, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल V नहीं है। तो EMF आपके पास है क्या? हाँ है EMF 3। वोल्टेज ड्रॉप आपके पास है क्या? हाँ सॉरी, टर्मिनल वोल्टेज है क्या आपके पास? हाँ है भाई 2.7, ये रहा ना टर्मिनल वोल्टेज। और वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल v जो लिखा है इसका फॉर्मूला होता है आई आर, क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं करंट को। ठीक है, तो आप यहां भी पुट कर देंगे I मल्टीप्लाइड बाय आर। अब आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 0.3, क्योंकि 3 में से 2.7 माइनस करेंगे 0.3 बचेगा, और I आपके पास गिवन है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय आर। आ गया आंसर 0.3 अपॉन 1.5। डेसिमल में चेंज कर दें, डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3 1 जा 3 5 जा, तो 0.2 ओम। ये आपके पास आ गया इंटरनल, क्या कहते हैं, क्लियर है इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि ईएमएफ फिर से दे दिया है, ये रहा ईएमएफ, मैं इसी डायग्राम में लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ईएमएफ है 1.8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सेल के साथ लिखा होता है, जहाँ सेल होती है ना वहीं लिखा होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर लिख दिया। अब सीरीज में कनेक्ट किया गया है 4.5 के साथ, और एक एमीटर के साथ। एमीटर का भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मिस्टेक से हाँ ये सिंबल होना चाहिए 7.7 ओम। चलिए आपसे क्या पूछा है? रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर क्या कहलाती है? करंट। आपसे करंट पूछा है। सबसे पहले निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। क्या चीज? टोटल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या लगेगा? R प्लस आर। मतलब आपको एक्सटर्नल दोनों प्लस करना है। एक्सटर्नल कौन कौन सा है? 4.5 और 0.7 दोनों प्लस करना है, प्लस इंटरनल, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। लिखा है मैंने बड़ा कैपिटल आर, ये दोनों है, ये दोनों कैपिटल आर है। हाँ भाई बाहर वाले रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक, और इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर है। आप प्लस करिए 4.6
पास 7.2 ओम प्लस कर दिया 7.2 ओम, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। देख लीजिए यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, पर आपसे तो आई पूछा है, तो V इज इक्वल टू आई, आर का फॉर्मूला ओम्स लॉ में समझाया गया था, याद है ना। तो इसी से आई बन सकता था, कैसे, आप जहाँ V है वहाँ पे यहाँ लग जाएगा E, तो कैसे, फॉर्मूला क्या था, E अपॉन आर प्लस आर, याद रखेंगे। इस फॉर्मूले को E जो है पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या यूज करेंगे, एपल्सन यूज, दैट इज आप लगा देंगे E, दैट इज EMF अपॉन R प्लस आर। अब आपके पास EMF ऑलरेडी गिवन है 1.8 और आपके पास R प्लस आर आपने निकाला है 7.2, 1.8 डिवाइडेड बाय 7.2, हाँ डिवाइड कर देते हैं, 1.8 1 जा और ये 4 जा, आपके पास आ जाएगा 0.25 एम्पियर। चलिए करंट तो आ गई, 0.25 एम्पियर करंट आ गई, एम्पियर की रीडिंग आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। का मतलब है आपसे पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज, का मतलब है आई आर। अब आप कौन सा आर लेंगे, तो आप सिर्फ इसमें लेंगे एक्सटर्नल, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लेना है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना होता है जब आप टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ये R क्या रिप्रेजेंट करता है, बाहर वाला R, एक्सटर्नल रेडियस। तो आपके पास तो वैल्यू है, आपने I ऑलरेडी निकाल रखा है, ये रहा I आपके पास 0.25, मिसिंग फिगर है तो बाहर वाला रेडियस, सॉरी बाहर वाला रेजिस्टेंस, बाहर वाला रेजिस्टेंस कितना है 4.5 और ये रहा आपका R, आपका R कैपिटल क्या है 4.5 प्लस 0.7, आपके पास आ जाएगा 5.2, मल्टीप्लाई बाय 5.2 कर दीजिए, कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 25 2 जा 50, 25 5 जा 125 प्लस 5 130, तो आपके पास आंसर आ रहा है 13, 1 2 3 1.3, हाँ ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3 वोल्ट, हाँ 1.3, ये 0 की वैल्यू नहीं है, आपके पास आ जाएगा 1.3 वोल्ट। हाँ अगर आपने भी निकाल दिया है तो टैली करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट, ठीक है, आपको फिर से दे दिया EMF 15 वोल्ट दे दिया, एपल्सन लगा दूं, ये रहा EMF 15 वोल्ट हो गया, और क्या दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल r दे दिया 3 ओम, और क्या दिया, दो रेजिस्टर से कनेक्ट किया गया, रेजिस्टर 3 एंड रेजिस्टर 6 इन सीरीज, दो रेजिस्टर है R1 3 और R2 6 ओम, ठीक है। क्या निकालना है आपको, करंट, करंट निकालने से पहले क्या निकालना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि है 3 + 6 9 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 9 + 3 दिस गिव्स यू 12 ओम, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अगेन आई का फॉर्मूला क्या बताया था, आई का फॉर्मूला बताया है EMF अपॉन R प्लस आर, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला, EMF आपके पास ऑलरेडी है 15 वोल्ट अपॉन टोटल R है 12, राइट कर दीजिए, आ जाएगा 3 4 जा 3 5 जा, डिवाइड करने पे आएगा 1.25 एम्पियर। यूनिट लगाना अगर आप भूल गए हैं तो नंबर आपका कटेगा, यूनिट जरूर लगाइएगा। आइए अगला बढ़ जाते हैं, एक तो आपने करंट निकाला, अब आपसे पूछ रहा है फिर से पोटेंशियल डिफरेंस, आपसे पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी, जब बैटरी पूछता है तो टर्मिनल वोल्टेज, और फॉर्मूला होता है IR। अब यहाँ पे कौन सा R लेना है, एक्सटर्नल, मतलब आपको इंटरनल रेडियस नहीं लेना है, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, I तो आपने निकाल दिया है 1.25, और बाहर वाला रेडियस क्या है आपका, सॉरी बाहर वाला रेजिस्टेंस क्या है आपका, दैट मीन्स बाहर वाले रेजिस्टेंस हैं 3 + 6 दैट इज 9,
तो 1.25 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, 9 1 जा 9 और 2 11, सो 11.25 वोल्ट। हाँ, अगर आपने भी निकाल दिया है देन यू हैव डन अ मार्वलस जॉब, सुपर्ब। इसी तरह से करिए, याद रखिएगा सारा आपका टेंशन दूर हो जाए, क्योंकि इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और ये बोर्ड से ही, यस, बोर्ड के ही क्वेश्चन हैं जो हमने सॉल्व किए हैं, बोर्ड के पेपर्स में से आए ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए, अ सेल हैज एन ईएमएफ ईएमएफ दे दिया, ई हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर, अरे आर दे दिया, ये दोनों तो दे ही दिया पर नंबर नहीं दिए। सेंड्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट दे दिया 1 एम्पियर, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया 1.9 ओम। ठीक है, दोबारा क्या कह रहा है, बट इट सेंड्स अ करंट ऑफ, दोबारा फिर से करंट दे रहा है, इस बार करंट दे रहा है 0.5 एम्पियर और इस बार रेजिस्टेंस कितना है, इस बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3.9 ओम। चलिए, आपके पास दोनों ही मिसिंग है, न ई दिया है, ईएमएफ दिया है, ना आर दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले इससे क्या निकालते हैं, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस आर, यही फॉर्मूला बताया था। अब आपके पास ईएमएफ तो है नहीं, आई आपके पास है 1, आर आपके पास कैपिटल वाला है 1.9 प्लस आर, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1.9 प्लस आर। आप इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यू मिसिंग है, ना E मालूम है ना आर मालूम है। आइए इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, अगेन EMF इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। यहाँ पर EMF है E स्मॉल वाला, I आपके पास इस बार कितना है 0.5 और कैपिटल R कितना है आपके पास 3.9 और स्मॉल r तो 11। तो E इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5, 9 5 जा 45 का 5 बाकी 4, 9 3 जा 15 और 4 19, दैट मीन्स 1.95 प्लस 0.5 r। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आपको क्या करना है, E को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, इस वैल्यू की, E की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बाय 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ई गेट क्या मिलेगा हमें, आइए देखें, 1.9 प्लस आर इज इक्वल टू 1.95 प्लस 0.5 आर। क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, ये वाला आर उठ के इधर आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 0.5 आर और यहाँ बचेगा 0.05। आर इज इक्वल टू 0.05, ये रहा अपॉन 0.5। डेसिमल नीचे से रिमूव हो जाएगा पर ऊपर से रिमूव नहीं होगा, ऊपर से बचेगा 0.5 और नीचे बचेगा 5, 5 1 जा 5.1 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1, हाँ 0.1 ओम रेजिस्टेंस आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, आर आ चुका है, आपको ई का फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। आपका ई का फॉर्मूला है 1.9 प्लस आर, आर कितना है 0.1, 1.9 प्लस 1, योर आंसर इज 2 वोल्ट। हाँ, आप चाहे तो इस इक्वेशन में भी प्लस कर सकते हैं, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, आपकी आर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि यू हैव 3 रजिस्टर्स, आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं। ये रहा पहला रजिस्टर R1 और दूसरा रजिस्टर है आपके पास R2। R1 है आपके पास, R1 है आपके पास 2 ओम, R2 है आपके पास 3 ओम और लास्ट में रजिस्टर है आपके पास
5 ओम। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंट वायर है, आपको कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस आपको लेस देन 1 ओम लाना है। अरे बाप रे, जब आपको टोटल रेजिस्टेंस ही इतना कम चाहिए, तो मैंने कहा था जब जब रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल करना होता है। तो बहुत सिंपल है ये तो आंसर, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आपके केस में रेजिस्टेंस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5। एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा 30 में आ जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 6, दिस गिव्स यू 31 अपॉन 30। क्या कहते हैं, आंसर आ गया आपका। रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा 30 अपॉन 31। डेसिमल में चेंज कर देंगे, पर आपको ड्रॉ डायग्राम भी करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका जो पहला रेजिस्टेंट वायर है ये रहा, सेकंड रेजिस्टेंट वायर ये रहा, और थर्ड रेजिस्टेंट वायर ये रहा। आप इसको डिवाइस को शो कर दीजिए, डायग्राम दिखा दीजिएगा। 1, 2 और 3, तीनों के रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तीनों के एंड पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, सो दे आर इन पैरेलल। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। 3 रेजिस्टर्स हैं ऑफ 2 ओम ईच, तीनों क्या हैं? 2 ओम के। दैट मीन्स R1, R2 और R3 तीनों सेम है। ये क्या हुआ? चलिए, तीनों 2 ओम के, मैं लिख देता हूँ, 3 लिख दिया टुगेदर। तो सबका रेजिस्टेंस मिला के कितना चाहिए मुझे? इसका मतलब है एक से तो ज़्यादा चाहिए। एक को तो रेजिस्टेंस को तो आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, मतलब बाकी को क्या करना पड़ेगा आपको सीरीज में। तो इन दोनों को अगर आप पैरेलल में कन्वर्ट कर दें तो, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस देखिए कितना चाहिए? 3। तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगा के देखेंगे दोनों रेजिस्टेंट वायर्स को, कर देते हैं। हाँ, जैसे कि मेरे केस में 1/2 प्लस 1/2, सिंप्लीफाई करने पे 2/2, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो इसका मतलब है इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम। बचा ये, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल प्लस R1, रेजिस्टेंस इन R1 कितना है? 2, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो आया वो 1। योर आंसर इज 3 ओम। डायग्राम ड्रॉ करना है? हाँ भाई, डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो एक रेजिस्टेंट वायर आप ऐसे ले जाइए, सीधे ले गए, ये है 2, और बाकी 2 रेजिस्टेंट वायर आप पैरेलल में कर दीजिए। ये रही बाकी 2 रेजिस्टेंट वायर पैरेलल में। इन दोनों का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 और इसका 2। सो ये सीरीज में इन दोनों के साथ, तो आंसर आ गया 3 ओम। क्लियर? डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया आपने। चलिए लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये देखते हैं। इस बार क्वेश्चन में क्या है, आपको बोल रहा है 3 रेजिस्टर्स हैं आपके पास। हाँ, 3 रेजिस्टर है क्या? हाँ, 3 रेजिस्टर वायर्स हैं, जिसमें से एक 6 ओम है, एक 2 ओम है, एक 4 ओम है। पर डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ से करंट मूव करना शुरू करेगी, करंट एक लंबा पाथ लेगी, तो इस रास्ते में उसके पास रेजिस्टेंस 3 और 2 सीरीज में है, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 2 सीरीज में है, तो इसको डायरेक्टली प्लस कर देंगे, आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 ओम। पर ध्यान से देखिए, करंट का एक और पाथ है, ये पाथ भी है। तो जब इस सेकंड पाथ को जब करंट फ्लो करेगी, तो रेजिस्टेंस R1 से जब जाएगी, तो इन दोनों के बीच में पैरेलल का रिलेशन है, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंड पॉइंट ये है। इस वाली वायर का भी, इन दोनों का और इसका भी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और ये एंड पॉइंट है। मैंने A और B से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स 1/6 प्लस 1/6, दैट मीन्स 2/6। सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 या सिंपली 3। रेसिप्रोकल करना था ना, 3 1/3 मत लिख देना। आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3 ओम आ गया।
अब आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस आ गया तो हो गया आपका पहला वर्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। पूछा क्या है आपसे, कह रहा है रीडिंग ऑफ एम मीटर। एम मीटर, हाँ आपको करंट पता करना है। करंट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला लगा देंगे, ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर। क्योंकि इसमें कोई और रेजिस्टेंस है नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला हटा करके ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, और आप फॉर्मूला लगा दीजिए I इज इक्वल टू V अपॉन आर। I निकालना है आपको, ये रहा 6 और R आपने दिया हुआ है 3। तो अगर आपने भी आंसर लिख दिया है 2 ओम, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरीके से आपने पूरे चैप्टर को, हाँ न्यूमेरिकल सहित पूरे चैप्टर को एब्सोल्युटली फिनिश कर दिया है। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि जब तक आप स्वयं नहीं लगाएंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। तो देखने के लिए सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए, लगाने के लिए है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, स्वयं लगाएंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और आप और बेटर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में। बाय फ्रॉम नाउ।